आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका जो पहला अध्याय है आपका सिलेबस का, वो है विविधता की समझ। विविधता की समझ पहले भी पढ़ा चुके हैं ना? कुछ याद है? विविधता की समझ। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? NCERT। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? NCERT। NCERT में इसको समझाने का सबसे पहला जो प्रयास किया है, जैसे कि आप लोग इसमें जैसे नूतन कुमारी है, बाकी जो भी है, बिलाल है, तो सबको एक चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा गया? चित्र बनाने के लिए। क्या सबका चित्र एक समान होगा? नहीं, सबका अलग अलग होगा। तो NCERT में पहले ही इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है कि सबको एक चित्र बनाना है और सबका अवलोकन करो, देखना सबका चित्र अलग अलग टाइप का होगा, किसी से मिलता जुलता नहीं होगा। और इसी को हम कहते हैं विविधता। क्या कहते हैं इसको? विविधता। जैसे कि विविधता रंग, रूप, भाषा, धर्म, ये सब विविधता का रूप है। किसका रूप है? विविधता का। रंग रूप के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, और खान पान भी। खान पान, सबका खाना पीना एक ही तरह का होता है? नहीं। उसके बाद NCERT में आपको जो समझाने का प्रयास किया विविधता, तो सबसे पहला हेडिंग है दोस्ती। क्या है? दोस्ती। दोस्ती। और आपको याद होगा दोस्ती में समीर 1 और समीर 2 का आपको हम बताए थे, समीर 1 समीर 2 के बारे में। तो इसमें समीर 1 जो है वो कौन से धर्म से है? तो हिंदू धर्म से है। समीर अच्छे परिवार से हैं। किस परिवार से हैं? अच्छे परिवार से हैं। समीर की जो पढ़ाई लिखाई हुई है अच्छे स्कूलों में हुई है। अच्छे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई। और वो क्या थे? सुखी संपन्न थे। क्या थे? समृद्ध, है ना ये। और दूसरा समीर जो था समीर 2, ये समीर 1 हो गया, और दूसरा था समीर 2। दूसरा क्या था? समीर 2। ये किस परिवार से था? मुस्लिम। किस परिवार से था? मुस्लिम परिवार से था। ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। मतलब क्या थे? गरीब थे। क्या थे? मतलब समृद्ध परिवार से नहीं थे। क्या थे? गरीब थे। अब बताओ कि ये विविधता हुआ या फिर गैर बराबरी हुई? और गैर बराबरी को असमानता भी कहते हैं। क्या होगी? आप लोग बताइए। हाँ? नहीं। समीर 2 और समीर 1 में अगर जहाँ गरीबी और अमीरी की बात हो रही है तो वो असमानता है, विविधता नहीं है। इन दोनों में दोस्ती कैसे हुई? इनका भाषा अलग था। ये समीर अंग्रेजी बोलने वाला था और ये हिंदी बोलने वाला था, लेकिन ये भी हिंदी जानता था। दोनों में दोस्ती हुई। एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती हुई। इसको हम बोलते हैं विविधता में क्या होता है? भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, ये होता है विविधता। ठीक है? ये होता है विविधता। उसके बाद का जो आपका टॉपिक है, विविधता कैसे समृद्ध करता है ना? तो इसमें दिया है कि जैसे समीर 1 और समीर 2 में दोस्ती हुई। आपकी भी कोई सहेली होंगे, है कि नहीं? कोई सहेली, उसका खान पान अलग होगा, उसका भाषा भी अलग होगा, वो अलग धर्मों को मानने वाले होंगे, तो वो क्या हो गया? विविधता। क्या हो गया? विविधता। किसी और का कपड़े भी पहन के देखी होगी, है कि नहीं? उसका खाना भी खाया होगा जो कि आपसे अलग होगा, उसको क्या कहते हैं? विविधता। अगर अमीरी और गरीबी की बात हो, अमीरी और गरीबी की बात हो, जाति की बात हो, तो इसको हम बोलते हैं
असमानता, इसको क्या बोलते हैं? असमानता। क्या बोलते हैं इसको? असमानता। इसको हम विविधता नहीं बोलते हैं। विविधता किसको बोलते हैं? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इनको बोलते हैं, वेशभूषा के आधार पर इसको बोलते हैं विविधता। और हमारा जो देश है वो विविधताओं से का देश है। हमारा जो देश है विविधताओं का देश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 8 धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग खान पान है, सबका अलग अलग भाषा है। तो समृद्ध कैसे बनाता है हमको इसको समझना है। समृद्ध कैसे बनाता है? जैसे कि हम चले गए बंगाल, और वहाँ पे तो सारे बंगाली हैं और हम तो हिंदी भाषी हैं, तो वहाँ जाएंगे तो हम बंगाली सीख लेंगे और वो हमसे हिंदी। तो इससे क्या होता है कि हमको नए विचार सीखने का मौका मिला, वहाँ उनका रीति रिवाज, उनका संस्कृति सीखने का मौका मिला, और उनको हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का समझ उनको मौका मिला, मतलब नए विचार का मौका मिलता है। अगर मान के चलो एक बगीचे में सिर्फ एक ही तरह का फूल हो और एक बगीचे में एक से अनेक तरह का फूल हो, कौन बेहतर होगा? पता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है? विविधता है। और जहाँ एक ही तरह का, मान के चलो एक और भी NCERT में एक लेसन पूरा करने के लिए बोला कि आप जब बाहर निकलते हैं तो कौन सा कपड़ा पहनते हैं, आप कौन सा खेल खेलते हैं, आप कैसे बात करते हैं या किससे बात करते हैं, तो सबका अलग अलग होगा ना। सबका खेल भी अलग अलग होगा, सबका पहनावा भी अलग अलग होगा, सबका खान पान भी अलग अलग एक तरह का होगा। तो NCERT ने बोला कि अगर आपको ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए जहाँ पे सिर्फ 2 ही कपड़े हो, एक लाल एक सफ़ेद, 2 ही पशु पक्षी हो, एक कौवा एक हिरन, तो क्या वहाँ पर विविधता है? आपको ज़्यादा और नए विचार सीखने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब विविधता नहीं। ये पूरा चैप्टर ही आपको सिखा रहा है किसका? विविधता। क्या सिखा रहा है? विविधता। और भारत जो हमारा देश है, भारत कैसा देश है? विविधताओं का देश है, बायोडाइवर्सिटी का देश है। अब क्यों विविधताओं का देश है? दुनिया के जो 8 धर्म हैं, 8 धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, और 2800 राज्य के आपको अलग अलग भाषाएं मिलेंगे, आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, उनकी संस्कृति अलग अलग होंगी। अपने यहाँ पे देख लो कि हमारे आसपास में जो संथाल हैं उनकी संस्कृति हमारे से अलग है कि नहीं? हमारे गांव में देख लो कि त्यौहार अलग अलग होते हैं, हम ईद मनाते हैं, कोई होली मनाता है कि नहीं? लेकिन जब एक जगह रहते हैं तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे को त्यौहार को मतलब मनाने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, उसकी संस्कृति को हम समझते हैं। और फिर जब हम लोग ईद मनाते हैं तो वो लोग हमारी ईद को समझता है कि नहीं? उनको हम ईद पे बुलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। और समानता किसको कहते हैं? जब अमीरी और गरीबी की बात हो जाए, जाति जहाँ पे आ जाए, जाति व्यवस्था, तो वो विविधता नहीं बल्कि वो क्या है? असमानता है, या इसको बोल सकते हैं गैर बराबरी। क्या बोल सकते हैं? गैर बराबरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ाए थे? 2-3 बार हो गया था। और इसके बाद वाला चैप्टर था विविधता एवं भेदभाव, जिसमें इन मतलब यहाँ की बहुत सारी बातें वहाँ पे मिलती है। भेदभाव, तो यहाँ पे हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? विविधता। तो विविधता में हम लोग चर्चा किए थे लद्दाख और केरल का, किए थे। चलो उनको विस्तार से हम लोग समझते हैं। विविधता की अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे। विविधता होता क्या है? तो सबसे पहले क्या बात है? गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं। इसका मतलब ये कौन सा रूप है? गैर बराबरी का, गैर बराबरी का रूप है, या असमानता, या असमानता। अभी जस्ट हम इस पर चर्चा किए थे। उसके बाद कहता है जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है कि नहीं? जाति के बारे में बताए तो वो भी विविधता नहीं है। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। अगर कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ
वो कुम्हार ही रहेगा। वो नया चीज़ सीखने का प्रयास ही नहीं किया, या तो फिर जाति व्यवस्था ने उसको जकड़ करके रखा। और जाति व्यवस्था में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मणों द्वारा दिया गया, मनु द्वारा, उसमें कौन सा जाति व्यवस्था है? ब्राह्मण। कौन सा है? क्षत्रिय, वैश्य, और सबसे लास्ट में क्या है? शूद्र। सबका काम बटा हुआ है। मनुस्मृति को मनु ने ही दिया था। मनु ने बनाया मनुस्मृति को। मनुस्मृति के रचनाकार मनु है, ठीक है। तो ब्राह्मण का क्या काम था इसमें? वो यज्ञ करेगा, वो वेद पढ़ सकता है, ठीक है। क्षत्रिय का क्या काम था? ये शासक, ये क्या थे? शासक, और ये यज्ञ करवाएगा और दान देगा। क्या देगा? वैश्य का क्या काम था? ये होंगे बिजनेसमैन। क्या होंगे? पशुपालन, गौपालन, ये करेंगे। ये भी यज्ञ करवाएगा, ये भी यज्ञ करवाएगा, करेगा नहीं, करवाएगा, दान देगा, और वेद भी पढ़ सकता है। ये जो नीचे है, इसका सिर्फ काम था सेवा करना। इसका काम क्या था? सिर्फ सेवा करना। ये वेद भी नहीं पढ़ सकता है, ये वेद भी नहीं पढ़ सकता है। तो ये 4 वर्णों में बटा हुआ था, इनको बोलते हैं जाति व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो यही कहता है लोग जिस जाति में पैदा होते थे उससे बदल नहीं सकते थे, ठीक है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था। पेशा का मतलब क्या होता है? जो आपका कारोबार है, जो आप करते हो, होता है पेशा, ठीक है, वो नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे क्या पैदा हुई? इससे पैदा हुई गैर बराबरी। इससे क्या पैदा हुई? गैर बराबरी। इससे क्या पैदा हुई? गैर बराबरी। अब इससे कैसे गैर बराबरी हुई? मान के चलो अगर कोई कुम्हार है, उसके घर में भी कोई ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो पढ़ लिख के अच्छे ओहदे पर जा सकते थे, वो भी IAS IPS बन सकते थे, लेकिन जाति व्यवस्था ने ऐसा जकड़ के रखा है कि वो अपने, जैसे कुम्हार का काम है बर्तन बनाना, तो वो बर्तन ही बनाएगा, वहाँ से निकल ही नहीं सकता था। तो ये गैर बराबरी हुआ ना? बराबरी हुआ, गैर बराबरी हो के बराबरी हुआ। इसी को ना वो समानता कहते हैं। ये विविधता है? नहीं, इसको विविधता नहीं कहते हैं। उसके बाद देखो कहता है भारत में विविधता। तो बताएं, भारत विविधताओं का देश है। भारत कैसा देश है? विविधताओं में देश है। और ये किसने कहा था कि भारत विविधता में एकता वाला देश है? किनका कथन है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है? नहीं, ये कहता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश है। इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं आप लोग? हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, सही बात है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। अभी जैसे कि हम लोग का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज अंगिका है, ठीक है, आप फिर यहीं से चले जाओ कहीं दूसरे जगह, आपको संथाली बोलते हुए मिलेंगे, कहीं आपको मतलब पछियारा बोलता हुआ मिलेगा, है कि नहीं, कहीं आपको मैथिली बोलता हुआ मिलेगा। तो जैसे जैसे अलग अलग जगह जाओगे तो भाषाएं अलग अलग, हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। हम अलग अलग तरीके से करते तो हैं, लेकिन करने का तरीका समझ लो अलग अलग, लेकिन करते एक ही चीज़ है। हम लोग का करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन करते एक ही चीज़। आप भी त्यौहार मनाते हैं, हम भी त्यौहार मनाते हैं। आप भी कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, हम भी कोई ना कोई भाषा बोलते हैं। आपका भी खान पान है, मेरा भी कोई ना खान पान है। करते एक ही चीज़ है, लेकिन करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। विविधता को समझे। अभी जो बताया विविधता, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये सब क्या है? विविधता है। 200-225 वर्ष पहले, कितने वर्ष, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, आज से 200-225 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। क्या उसमें यात्रा नहीं करते थे? 6th क्लास का हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जब नदियों के किनारे 1 लाख वर्ष पहले जब बसने स्टार्ट किए तो वो लोग भी एक जगह दूसरी जगह जाते थे। जब जंगलों में लोग रहते थे, जब कुछ खाने पीने का नहीं था, शिकार करना
और क्या करना, आसपास की जो संपदा है उसी पर निर्भर रहना। तो जब एक जगह रहता था वो लोग, जब आसपास की सारी संपदाएं खा के ख़त्म हो जाता था तो वो लोग भी यात्रा करते थे। और यात्रा किस लिए करते थे? नई ज़मीन की तलाश में, भोजन की तलाश में नहीं करते थे यात्रा? हाँ, तो यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी ना। वो लोग तिजारत भी करते थे, यहाँ से कोई चीज़ लेके गया, जहाँ जा रहा है वहाँ बेचा, वहाँ पे जो चीज़ है वहाँ से लेके आके तिजारत भी करता था वो लोग। तो अक्सर वो लोग जो यात्राएं करते थे किसके लिए करते थे? बसने के लिए। किसके लिए? बसने के लिए, खेती और बसने के लिए, और नई ज़मीन की तलाश में या फिर बिजनेस व्यापार के लिए की जाती थी। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कोई तो शासक होंगे ना, उसकी भी सेनाएं होंगी। जब आपस में युद्ध होगा तो फिर युद्ध करने के लिए भी यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते नहीं पढ़ते थे कि मेरा देश 565 छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और सारे शासक आपस में लड़ते रहते थे हमेशा, है कि नहीं, क्षेत्र विस्तार के लिए। तो ऐसे ही ये लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। किसके कारण? युद्ध के कारण। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति उभरती। जैसा भी बताया, जैसे हम दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे राज्यों के और भी लोग रहते हैं। जब हम लोग एक ही छत के नीचे एक ही साथ रहेंगे तो सबकी भाषाएं अलग अलग है, सबके खान पान अलग है, तो क्या होगा? आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आदान प्रदान होगा। वो हमसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और हम उनसे कुछ सीखेंगे। हमारा आगे का वो सीख लेगा और उसका बंगाली हम सीख लेंगे। फिर कोई केरल का रहने वाला होगा, कोई हैदराबाद का रहने वाला होगा। तो इससे क्या होता है कि जगह नई संस्कृति कि में आदान प्रदान होता है। क्या होता है? नई जगह की संस्कृति में क्या होता है? आदान प्रदान का मतलब क्या होता है? हाँ, आदान प्रदान। उससे मेरे अंदर कुछ आया, हम उसको कुछ दिए, ये आदान प्रदान होता है। और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति उभरती है, मिला जुला संस्कृति, मिश्रित, है कि नहीं? तो ये अच्छी चीज़ है ना। अब जैसे इसमें दो जगह की बात होती है, एक लद्दाख की और केरल का, जिसमें हम लोग पश्मीना शॉल उल के बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे उस समय, जब पहले भी आप लोगों को पढ़ाए थे। तो जम्मू कश्मीर और पूर्व के पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। हालांकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, ठीक है। 2019 में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। धारा 370 जो था उसको हटा दिया गया, लेकिन अभी भी लद्दाख जो पूर्व वाला हिस्सा वो लद्दाख हो गया। तो जम्मू का और कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कौन? लद्दाख। कहाँ पे बसा हुआ है? तो पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख। रेगिस्तानी इलाका मतलब मरुस्थल, मरुभूमि वाला इलाका। और यह रेगिस्तान कैसा है? तो यह ठंडा रेगिस्तान है। कैसा है? ठंडा रेगिस्तान। कैसा है? ठंडा रेगिस्तान। ये शीत मरुस्थल है, बोले ना। कैसा मरुस्थल है? ये ठंडा मरुस्थल है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। कहीं कहीं आपको यह भेड़ भी मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। भेड़ भी मिलेगा, हो सकता है एग्जाम में बकरी की जगह भेड़ दे दे, कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ एक खास किस्म की बकरी भी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। क्या मिलता है उससे? कौन सा ऊन मिलता है? पश्मीना ऊन। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग पश्मीना शाल बकरियों से निकालते थे, लेकिन कहाँ बेचते थे? तो जम्मू कश्मीर बेचते थे। उसकी बुनाई कहाँ होती थी? तो जम्मू कश्मीर में होती थी। बुनाई कहाँ होती थी? जम्मू कश्मीर। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती थी। कहाँ जाती थी? पश्मीना शालें कहाँ बुनी जाती थी? तो कश्मीर में बुनी जाती थी। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। कहाँ के? तो लद्दाख के। कहाँ के? हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती थी। याक भैंस की तरह होता है, ठीक है। और उसके बॉडी पर लंबे लंबे बाल होते हैं। लंबी लंबी, हाँ, लंबे लंबे बाल होते हैं। हाँ, भैंस की तरह होता है, भैंस की तरह। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिससे आज तिब्बत कहते हैं। जिसे आज क्या कहते हैं? घाटी समझती है ना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो धंसा हुआ भाग होता है उसको घाटी कहते हैं, जिससे होकर रास्ते भी होते हैं, नदियाँ भी बहती है। और उससे ज़्यादा और सांकरा जो होता है उसको गार्ज कहते हैं। भूगोल में पढ़ी ना, गार्ज कहते हैं।
तो ये हम घाटी की बात कर रहे हैं। तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत आए। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म कौन से रास्ते से तिब्बत आए? तो लद्दाख के रास्ते से। बौद्ध धर्म कौन से रास्ते से तिब्बत आए? तो लद्दाख के रास्ते से। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पठार पर बसा हुआ यह शहर है ना, पामीर का पठार, तिब्बत नहीं है। 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। कितना साल पहले? 400 साल पहले। कौन से धर्म से? इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, जान पहचान हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। अब लद्दाख में अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ जिसका नाम क्या है? केसर सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। क्वेश्चन पूछ सकता है केसर सागा जो ग्रंथ है कहाँ पर प्रचलित है? तो क्या बोलेंगे? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। और ये कौन सा? तिब्बत का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? तिब्बत का ग्रंथ है। लेकिन प्रचलित कहाँ पे है? लद्दाख में। प्रचलित कहाँ पे है? लद्दाख में। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस समय नाटक खेलते हैं। ये इससे आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ पे मुसलमान भी रह रहे हैं, वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रह रहे हैं। इन लोगों का देखो कल्चर अलग अलग है कि नहीं? लेकिन ये क्या है? इसी को कहते हैं विविधता। इसको क्या कहते हैं? विविधता। अब दूसरे जगह की बात करेंगे केरल का। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? लद्दाख का। अब हम किसकी बात करेंगे? तो केरल का बात करेंगे। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। कौन से कोने में? दक्षिणी पश्चिमी राज्य में बसा हुआ एक राज्य है केरल। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के, किसके लिए फेमस है केरल? मसाले। तो मसालों में क्या क्या? काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। केरल में कौन सी? काली मिर्च, लौंग और इलायची उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी कौन व्यापारी आए सबसे पहले? क्वेश्चन पूछ सकता है केरल में सबसे पहले कहाँ के व्यापारी आए? तो बोलेंगे अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ईसा मसीह के धर्मदूत, नाम क्या था उनका? तो संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। कहाँ पे आए? केरल आए। संत थॉमस लगभग कितने हजार साल पहले? 2000 साल पहले। कहाँ आए? तो केरल आए। कहाँ आए? केरल आए। ये किसके धर्मदूत थे? तो ईसा मसीह के। धर्मदूत का मतलब होता है कि उस धर्म का जो भी उद्देश्य है उसको फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना, इसका काम होता है धर्मदूत का। ठीक है? तो ये किसके धर्मदूत थे? तो ईसा मसीह के धर्मदूत थे। और लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। मतलब कहाँ आए? तो केरल आए। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किनको है? तो संत थॉमस को है। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? तो संत थॉमस को जाता है। किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। कितने साल पहले? तो 2000 साल पहले। इब्न बतूता, एक और व्यक्ति, इब्न बतूता कहाँ के थे? तो ये मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को कौन से महादेश में है? तो अफ्रीका महादेश में। कौन से महादेश में है? अफ्रीका। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। कितना साल पहले? 700 साल पहले। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जब वो यात्रा कर रहे थे, जब भारत आए, जगह जगह जहाँ गए उसके बारे में उन्होंने क्या किया? लिखा। ठीक है? उसके बाद वास्को डिगामा कब आए? तो 1498 में पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता अपनाया। कौन से बंदरगाह पर? तो कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डिगामा कहाँ पहुँचे थे? कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। बंदरगाह को पत्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्तन भी बोलते हैं, गोदी बड़ा भी बोलते हैं। बंदरगाह को गोदी बड़ा भी बोलते हैं और पत्तन भी बोलते हैं। ठीक है? तो यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो भारत और पुर्तगाल के बीच समुद्री रास्ते का खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा ने किया। कब किया? तो 1498 ईस्वी में किया। कब किया? वास्को डिगामा जब भारत आए तो सबसे पहले कौन से राज्य में आए? तो केरल में आए। तो केरल में कौन से तट पर आए? तो कालीकट बंदरगाह पर आए। कहाँ पर आए? कालीकट बंदरगाह पर आए। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम,
ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। कौन से धर्म है? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। कहाँ के व्यापारी? चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू, कौन से जालों से? हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। चीनी वाला जाल मतलब चाइना के जो जाल है उनसे मिलता जुलता है। यहाँ पे केरल में जो जाल यूज किया जाता है पहली बार वो कौन लाए थे? तो चीनी व्यापारी, चीन के लोग लाए थे। कौन लाए थे? और जो उसका नाम है चीनी वाला, उसका नाम क्या है उस जाल का? चीनी वाला। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं चीनी चट्टी। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं चीना चट्टी। यहाँ पे चीनी चट्टी लिख दिया। क्या बोलते हैं? चीना चट्टी। क्या बोलते हैं? चीना चट्टी। मतलब चीन के लोग तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसको क्या बोलते थे? चीना चट्टी बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? चीना चट्टी बोलते थे। यहाँ की प्रमुख खेती क्या है? चावल है। कहाँ की प्रमुख खेती? केरल की। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यहाँ के अक्सर लोग क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल। मछली क्यों खाते हैं? क्योंकि केरल समुद्र तट के किनारे हैं। केरल समुद्र तट के किनारे हैं तो मछली पकड़ना उन लोगों के लिए क्या है? आसान है। समुद्र तट के किनारे हैं। कहाँ पे है? समुद्र तट के किनारे हैं। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। लद्दाख को भी और केरल को भी। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने क्या किया? प्रभावित किया। अब यहीं से आप लगाओ पता कि जब हम लद्दाख पढ़ रहे थे उसके जो खाने पीने, वो बकरियां पालते थे, उससे पश्मीना शॉल निकालते थे, उससे शॉल बुने भी जाते थे, वो मांस, दूध, दही इन सब का भी पालन करते थे। लेकिन जैसे केरल आए यहाँ पे क्या हो गया? ये मसालों के लिए फेमस है। वो ठंडा था, ये ठंडा नहीं है। ये किसके किनारे है? तो समुद्र तट के किनारे है। ठीक है। यहाँ पे देखो वास्को डी गामा आए तो काली कट के बंदरगाह पर आए केरल में। उसके बाद इब्न बतूता आए मोरक्को से, मोरक्को 700 साल पहले। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको है? तो संत थॉमसन को है। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे मतलब अलग है लेकिन वो हमारे देश में ही है। हमारे देश के अंदर ही कि बाहर है? हमारे देश के अंदर ही है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है? जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। लद्दाख ने व्यापारियों को किसकी ओर खींचा? तो अपनी ओर खींचा। और केरल ने कौन से? तो मसाले की खेती के लिए संभव बनाए। तो एक लोग मसालों को भी मतलब मसालों के लिए अट्रैक्ट हुए, लोग उससे प्रभावित हुए। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ से तिब्बत के रास्ते तिब्बत यहाँ पर इसी के रास्ते पहुँचते थे, लद्दाख की घाटी के रास्ते। तो अपनी ओर खींचा। लद्दाख ने भी व्यापारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा और केरल ने भी, क्योंकि यहाँ किसके लिए? तो मसालों के लिए। और यहाँ किसके लिए? तो वहाँ देखिए पश्मीना के लिए, बहुत सारे चीज़ जो जानवरों के जो चीज़ बनाया जाता है उसके लिए। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। कहता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, हमारी जो भी संस्कृति है उससे मेरा गहरा रिश्ता होता है। हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी संस्कृति को छोड़ना चाहते हैं, उससे मेरा क्या रहता है? गहरा रिश्ता रहता है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ हम पहुँचते हैं। ये पूरे किताब में आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? सिर्फ विविधता समझाने का प्रयास कर रहा है कि दो अलग अलग जगह का बात किया। एक शीत मरुस्थल था लद्दाख, ठंडे प्रदेश, एक केरल। दोनों जगह लोगों की जो गतिविधियाँ थी अलग अलग थी, भाषा अलग अलग थे, व्यापार अलग अलग थे, खान पान अलग अलग थे, लेकिन हम एक ही राष्ट्र में रहते हैं, है कि नहीं? हम एक ही राष्ट्र में रहते हैं। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाना चाहा। उनको लगा कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो लोग आपस में जो है ना आपस में लड़ा के यहाँ पर हम लोग शासन करेंगे लंबे समय तक। बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? एकता का प्रूफ दिया और हमने उनको भगाया भी यहाँ से, है कि नहीं? भले हम भाषा के आधार पर अलग हो, धर्म के आधार पर अलग हो, लेकिन हम हैं एक। विविधता में एकता।
भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ठीक है, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ मिलकर? अंग्रेजों के खिलाफ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। क्या एक ही तरह के लोग शामिल थे? क्या सिर्फ हिंदुओं ने भारत को आज़ाद कर दिया या सिर्फ मुसलमानों ने आज़ाद कर दिया? क्या सिर्फ बंगाली बोलने वालों ने आज़ाद किया? नहीं, सबने मिलकर। और कहता ना एकता में बल है, सारे लोग मिल गए तो हम लोग क्या हो गए? कहता ना एकता में बल है, तो सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाए हैं, अकेले कोई नहीं। तो अभी जो बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, यह याद रखना, भारत की खोज किताब किसने लिखा है? इंग्लिश में ये आएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंग्लिश में क्या नाम आएगा इसका लिखा हुआ? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। कहता है भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। नहीं कि हम लोग स्वीकार, हम लोग एक ही गांव में रहते हैं, देख लो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन मिलजुल के ही रहते हैं ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो हमारे ईद पर आते हैं, हम उसके होली पर जाते हैं, हम उनका दीपावली मनाते हैं, हम उनको भी शब-ए-बरात में हलवा खिलाते हैं, तो एक दूसरे का आदर कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं ना। तो ये बाहर से थुपा हुआ चीज़ है, हम लोग इसको क्या किए? एक्सेप्ट किए हैं। क्या किए हैं? स्वीकार किए हैं। हम लोग इसको क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान गान भी भारतीय एकता की अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे देश का राष्ट्रगान किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने दो देशों का, अभी दो देशों में बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है, और हमारे देश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ये पूरे चैप्टर में आपको क्या समझाने का प्रयास किया गया है? विविधता। क्या समझाने का प्रयास किया गया है? विविधता। क्या समझाने का प्रयास किया गया है? विविधता। हम लोग जो गाँव में करते हैं, जैसे हमारे गांव में बहुत सारे लोग जो रहते हैं, जैसे हम भी उनका हिस्सा है, तो देखना हम लोग आए दिन किसी न किसी को नीचा दिखाते हैं, है कि नहीं? मतलब चाहे उसके चेहरे को लेकर, उसकी भाषा को लेकर, उसके खान पान को लेकर, जब हम इस तरह का चीज़ें करते हैं ना, तो बताओ अगर किसी का खान पान हमारे बराबरी का नहीं है, इसका मतलब वो गरीब है, हम अमीर हैं, तो वो विविधता नहीं है। वो क्या है? वो गैर बराबरी है। वो क्या है? गैर बराबरी है। गैर, तो बताइए आप लोग को उसमें क्या समझ में नहीं आया, फिर उस पर चर्चा करेंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, और ये पहले भी आप लोगों को बहुत बार करवा चुके हैं, तो बार बार उतना ही खींचना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग समझ भी पा रहे हैं कि विविधता का मतलब ये होता है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर। अभी आप लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, इसी के बीच में विविधता है। वो देखिए अलग कपड़े पहने हैं, ये अलग पहने हैं, उनका कलर अलग है, उनका कलर अलग, ये भी तो एक विविधता है ना, है ना विविधता? तो आप लोग खुद एग्जाम्पल विविधता के। हाँ, क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन आपको बोले इसमें क्या क्या ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया? अगर अरे चलिए केरल को छोड़ते हैं और लद्दाख को, ठीक है, आप लोग दूसरे किसी दो राज्यों के बारे में उनको बताइए जहाँ का बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, बताइए। हाँ, जैसे खान पान, पहनावा, भाषा। हाँ, तो बताइए राजस्थान के बारे में कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ पे? मरवाड़ी, राजस्थानी। हाँ, और वो गर्म रेगिस्तान है, एक ये भी हो गया। हाँ, गर्म रेगिस्तान है। और वहाँ का वेशभूषा जो होता है कि ज़्यादा ढका हुआ वो कपड़ा पहनते हैं। देखो ज़्यादा ढक कर जो कपड़े पहनते हैं ना, वो उसकी मजबूरी है, मजबूरी है, वो उनकी क्या है? मजबूरी है। अरे सुनो पहले, वो उसकी क्या है? वो उसकी क्या है? वो उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ मरुस्थल है, और वहाँ जब हवाएं चलती है तो धूल, बालू जो ना उड़ता है, धूल कण, अगर वो उस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा? आँख में सांस जब लेगा तो सांस के जरिए नाक में, और उसके बाद अब पूरा ढक के अगर नहीं पहनेगा तो दिन के समय वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा ढका हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, उसका स्किन खराब नहीं हो जाएगा? रेगिस्तान का नेचर क्या है? रात में बहुत ज़्यादा ठंड और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म, है ना।
तो ये चैप्टर क्या था, ये 6th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर है। आप लोग के पास अगर किताब है इसको घर में बैठ के पढ़िए, एनसीईआरटी इसको घर में बैठ के पढ़िए कि कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक मतलब गतिविधि हम लोग का अलग अलग होता है, लेकिन तरीका करने का अलग अलग होता है, लेकिन करते एक ही तरह का काम है। तरीका भले अलग अलग होता है करने का। जैसे कि अभी हम शुरू में बोले कि सबको हम चित्र बनाने के लिए कहेंगे, तो सब तो चित्र ही बनाओगे ना, लेकिन सबका चित्र अलग अलग तरह का होगा, किसी का एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। यही क्या है, विविधता है। कश्मीर का एक ही हुआ सर, और एक तो ये राजस्थान हो गया, दूसरा ये गर्म वाला हो गया ना। जैसे राजस्थान ले लिए तो वो बिना तट वाला राज्य है। क्या है, बिना तट वाला राज्य है। तो आप महाराष्ट्र को ले लो, महाराष्ट्र को वहाँ का खान पान नहीं है, वहाँ का फेमस भोजन क्या है, बिहार का फेमस भोजन क्या है, किसके लिए जाना था, लिट्टी चोखा नहीं जानता है बिहार। और पंजाब को छोले भटूरे, और फिर जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में तली हुई मछली। हर जगह का अलग। पंजाब में सरसों का साग और मकई की रोटी है कि नहीं, लस्सी। तो सब जगह का अपना अपना जलवायु के हिसाब से भी लोगों का खाना पीना अलग होता है। ठंडे प्रदेश के लोग ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं, और जो तटीय झारखंड में कोदो खाते हैं। वही मड़वा रोटी है, कोदो रोटी है। उनका हम देखें तो थोड़ा ब्लैक कलर का बीज टाइप का होता है, समोर टाइप का। हम लोग भी उस बीज को नहीं देखे हैं। हाँ ठीक है, तो नहीं इसको देखो, चले आप लोग बताइए। तो अभी तो शुरू में जैसे बताए थे, जैसे नूतन, बेलाल, और एक नाम अफरोजा। तीनों को क्या बनाना है, चित्र। तीनों को क्या बनाना है, क्या बनाना है, इसको भी वही बनाना है, इसको भी वही बनाना है। ठीक है, अभी जो हम लोग शुरू में किए थे, तो तीनों का चित्र क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। रंग भी क्या होगा, दोनों का अलग अलग यूज करेगा। ठीक है, रंग भी अलग अलग यूज करेगा। उसके बाद जैसे आ जाते हैं कि ये नूतन जो है ये राजस्थान की है, ये जो बेलाल जो है ये केरल का है, ये जो अफरोजा जो है ये गुजरात की है। तो तीनों का भाषा भी क्या होगा, अलग अलग भाषा हो गया, अलग अलग। ठीक है, उसके बाद पहनावा भी एक तरह का होगा या अलग अलग होगा, रंग रूप भी अलग अलग होगा, भाषा भी अलग अलग होगा, और पहनावा भी अलग अलग होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बस दो ही चीज़ याद रखना, अमीरी गरीबी की जहाँ बात हो और जाति की जहाँ बात हो, तब हम उसको बोलेंगे गैर बराबरी या असमानता। ठीक है, क्या और कुछ पूछना है, हाँ? तो विविधता फिनिश। इससे जितना क्वेश्चन करवाएंगे बना लोगे। तो आज नहीं करवाएंगे, कल करवाएंगे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। और आप जो पढ़ी है उनका तो बड़ा तेज़ी से निकलेगा, जो नहीं पढ़ी है उनको ग्रुप में जोड़िए। हाँ पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं वो तो नहीं पढ़े हैं ना। आपको समझ में आया बात, आप समझ लिए क्या होता है विविधता, बोलिए। लोगों का भाषा, धर्म, ये ना इसी आधार पे ना। ठीक, और दो चार एग्जांपल। और असमानता से क्या समझे आप, असमानता किसमें,
और ठीक। अच्छा, समीर 1 और समीर 2 में क्या मतलब डिफरेंस था, क्या अंतर क्या था? समीर 1 समीर 2 में क्या क्या अंतर है वो बताना है। 2-4 अंतर तो अभी बताए ना, क्या क्या अंतर था? बिल्कुल, अच्छे परिवार से था, ठीक। नहीं, उसको तो स्कूल जाने का अवसर ही नहीं मिला। समीर 2 जो था मुस्लिम परिवार से, वो तो स्कूल गए ही नहीं। वो तो बचपन में पेपर बेचने लगे क्योंकि घर की आजीविका चलाने के लिए। वो तो स्कूल जा ही नहीं सके। अब स्कूल ना जाने का वजह हो सकता है उसकी गरीबी, है कि नहीं, या तो उसके आसपास में स्कूल का ना होना, है कि नहीं, गवर्नमेंट, ठीक। हाँ, वही तो बोले कि दोनों अलग अलग धर्मों के थे, दोनों की भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों दोस्त बने। दोनों क्या बने? एक वो एज में भी बड़ा था, एक एज में भी असमानता है, एक एज में भी बड़ा था, एक एज में भी छोटा था। तो वही है कि गैर बराबरी है। क्या है उन दोनों में? क्या है? विविधता नहीं, बल्कि क्या है? गैर बराबरी है, असमानता है। और बोले कि भारत में विविधता, भारत में विविधता जो बोले उसके बारे में क्या बोले? भारत में विविधता, भारत, चलो अभी बोले क्वेश्चन। भारत को विविधता में एकता वाला देश क्यों कहा जाता है? क्यों? बताइए, क्यों कहा जाता है? इसका अगर लिखना पड़े तो एक लिखेंगे, सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। सभी धर्म कहने का मतलब है दुनिया का जो सबसे 8 बड़ा धर्म है वो। उसके बाद है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। अलग अलग वेशभूषा, वेशभूषा मतलब पहनावा हुआ, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग, अलग अलग ये सभी जो हमारे देश में रहते हैं। और सभी का क्या है? तरीका अलग अलग है। सभी का तरीका क्या है? अलग अलग है, लेकिन करते एक ही तरह का काम है, बस क्या है? तरीका अलग अलग है। तो ये है भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। हम ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसको बताए कि भारत में एकता वाला देश इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। इसीलिए हमारे देश को क्या बोला जाता है? विविधता में एकता वाला देश। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो आपको हम बताए इसका अलग अलग, ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं था। ये बताया कि ये सब मिलकर ही तो एकता वाला देश बना मेरा भारत ना। हाँ, तो क्वेश्चन तो आपको बताएं ना, कोर्ट वाला क्वेश्चन जो है, अगर उसमें पूछ दे कि 4-5 ऑप्शन दे दे और उसमें आपको लगता है कि एक तो सही चुनना होगा, तो सारे उसमें नेगेटिव होंगे, 3 एक पॉजिटिव होंगे। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर पूछ दें कि भारत को विविधता में एकता वाला देश किसने कहा, अब उसमें ऑप्शन देते महात्मा गांधी, बी में देते सुभाष चंद्र बोस, सी में देते पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में देते सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप किसको चुनिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऐसे ही
कोट बना के पूछता है, कोट बना के पूछता है, कथन कारण पूछता है, बन जाएगा ना। चलो फिर आज यही तक रहने देते हैं और कल ही आपका चैप्टर नंबर कल आपका MCQ करवा देंगे जितना हो सकता है। और MCQ के साथ ही आपको जो भी डाउट्स है उस समय भी आपको बताएंगे, जो अभी आपको पढ़ाए जब आपको MCQ करवाएंगे उसमें भी आपको बताएंगे, ठीक है। वहाँ भी आपको समझा देंगे, जिसको समझ में ना आए तो उस समय भी पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ का समझ में ना आए, जो कल क्वेश्चन लाएंगे ना उसको भी करवाएंगे। वो NCERT का होगा, किसका होगा? NCERT का ही होगा, ठीक है।